ओके वेलकम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी, जो कि सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, अब हम रिवीजन करने जा रहे हैं जीएसटी का फॉर आईपीसीसी एंड फॉर सी फाइनल दोनों के लिए, जो कि मई 25 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब भी जीएसटी की बात करेंगे तो मैं इसमें ना कुछ चीजें बताऊंगा आपको, और वो इंपॉर्टेंट होगी। फालतू की चीजें मैं निकाल दूंगा क्योंकि मैं हूं एग्जाम ओरिएंटेड, सीधी सी बात है। अब इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमारा सप्लाई का, क्योंकि दिस इज ए टैक्सेबल इवेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सप्लाई। अब सप्लाई में 3 चीजें दे रखी है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज है कि सप्लाई होनी चाहिए गुड या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज, इसकी सप्लाई होनी चाहिए पहली चीज। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। दूसरी चीज फॉर कंसिडरेशन, ये और ये 2 कीवर्ड हो गए हमारी, गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। और जो तीसरी चीज है वो है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये 3 चीजें दे रखी है सप्लाई में। एक तो गुड्स और सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए, दूसरी चीज फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, तीसरी चीज या तो वो बिजनेस में यूज की जानी चाहिए या उसको एक्सटेंड करने के लिए, बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। अब जब भी कंसिडरेशन की बात आएगी, जो भी गुड्स और सप्लाई कंसिडरेशन के लिए है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, हमेशा सप्लाई माना जाएगा। अब जैसे ही कंसिडरेशन की बात आती है, कंसिडरेशन की बात आते ही हमारे दिमाग में आता है शेड्यूल 1। हम शेड्यूल 1 को पढ़ेंगे। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं। ये आपकी बुक में दे रखा है डेफिनेशन, उसमें कुछ एक्टिविटीज दे रखी है कि कौन सी गुड्स होंगी, कौन सी सर्विसेज होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं टाइम जाया नहीं करूंगा। तो अब हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन। अब जैसे ही कंसिडरेशन की बात आई, मैंने 3 चीजें बताई आपको। 3 चीजें क्या है? गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब बात कर रहे हैं हम कंसिडरेशन। तो जैसे ही कंसिडरेशन की बात आती है तो 4 सर्विसेज ऐसी, 4 चीजें ऐसी है, 4 एक्टिविटी ऐसी है जो कि बिना कंसिडरेशन के भी हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे। अब वो 4 चीजें दे रखी है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में 4 चीजें दे रखी है आपको, 4 चीजें ये हमें याद रखनी है। एक तो परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, सबसे पहली ये चीजें। अब इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक फर्नीचर ले लिया। जैसे ही मैंने फर्नीचर लिया, उस पर जीएसटी दिया, जो जीएसटी दिया था उसका मैंने आईटीसी यूज कर लिया। अब 1 साल बाद क्या हुआ, मेरा बिजनेस नहीं चला और मैंने बिजनेस को बंद कर दिया। अब जैसे ही बिजनेस को बंद किया, वो फर्नीचर मेरे पास पड़ा है। अब एक मेरा दोस्त आया, वो मुझे बोलता है कि यार तेरे पास तो अभी इस फर्नीचर का काम है नहीं, ये मुझे दे दे। मैंने बोला चल यार तू ले जा, मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया। अब डिपार्टमेंट हमें बोलता है कि भाई तूने पैसा लिया हो या ना लिया हो, हम इसे डीम सप्लाई मानेंगे क्योंकि तूने आईटीसी ले रखा है पहले। तो सबसे पहली चीज है कि परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। तो जो दूसरी चीज है वो है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन। अब रिलेटेड पार्टी क्या होता है और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? रिलेटेड पार्टी की पूरी डेफिनेशन दे रखी है, एक बार बस रीड कर लेना। वैसे अगर आप पढ़ लोगे उसे या ना भी पढ़ोगे तो भी आपको पता होगा कि जैसे मैं बता दूं, डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फैमिली मेंबर है वो। अब फैमिली मेंबर में क्या आता है? स्पाउस और चिल्ड्रन, ये तो हमारे हमेशा ही रिलेटेड रहेंगे ही रहेंगे। अब ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, इनकी बात तो डिपेंडेंट है तो हमारे रिलेटिव्स है, वरना नहीं है। ऐसी कंपनी की बात आती है, एसोसिएट कंपनी या फिर सब्सिडरी, इनका भी ये रिलेटेड है। अब रिलेटेड पार्टी में 2 चीजें आती हैं। रिलेटेड पार्टी ने अपनी दूसरी रिलेटेड पार्टी को कोई गुड्स या सर्विसेज दी, तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। यहां पे भी यही था। तो ये बात याद रखना, यहां पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कंडीशन एग्जिस्ट करती है। रिलेटेड पार्टी में एक चीज मैं बता दूं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन, ये रिलेशन में है। बट जैसे ही आपने देख रखा है कि जो सैलरी होती है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती, उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो इसमें एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय किसी कोई दूसरी सर्विस देता है या फिर एम्प्लॉयर कुछ पैसे देता है, कोई पक्ष देता है, कुछ भी देता है, तो वो जीएसटी के दायरे में आएगा। बट यहां पे दे रखा है कि गिफ्ट, अगर गिफ्ट देता है अप टू 50,000, 50,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात याद रह जाएगी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की केस में। ठीक है। तीसरी चीज
प्रिंसिपल और एजेंट, इन दोनों के बीच। अब इन दोनों का मैं बताता हूं क्या होता है। ये है प्रिंसिपल, ये है एजेंट और ये है थर्ड पार्टी। ठीक है, प्रिंसिपल ने बोला कि भाई एजेंट तू मेरा सामान बेच, ठीक है, इसने इसको ये गुड्स भेज दिए। अब इसने जो ये गुड्स थे थर्ड पार्टी को भेज दी। अब यहां पे दो कंडीशंस आती है। एक कि ये जो इनवॉइस बनाएगा ये प्रिंसिपल के नाम से बनाएगा। तो अगर ये प्रिंसिपल के नाम से बनाता है इनवॉइस तो फिर ये नॉर्मल सप्लाई हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एजेंट इनवॉइस में अपना नाम डालता है, जैसे ही इसने अपना नाम डाला इनवॉइस में, तो ये जो सप्लाई है ये डीम सप्लाई हो जाएगी। ये वाली सप्लाई तो नॉर्मल सप्लाई है, ये वाली डीम सप्लाई हो जाएगी। ये बात याद रखना। दूसरी चीज, अगर इसी में मैं बताऊं कि एजेंट ने थर्ड पार्टी ने एजेंट को कोई गुड्स दे दिए, ठीक है, एजेंट्स को कोई गुड्स दे दिए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। इसने बोला यार वो तेरा प्रिंसिपल है तो सही, तू ले जा मुझसे गुड और उसको दे देना। इसने इसके बिहाफ पे गुड्स ले दिए, लेकिन जो इसने इनवॉइस लिया वो अपने नाम पे ले लिया और फिर इसने इसको ट्रांसफर किए गुड्स। तो ये वाली सप्लाई भी क्या हो जाएगी? डीम सप्लाई। तो यहां पे सिर्फ एक बात रखनी है याद आपको, अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस लेता है या देता है तो जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच सप्लाई होगी या ट्रांसफर होगा उसको हम डीम सप्लाई कह देंगे। डन। अब यहां पे देखते हैं हम फोर्थ चीज, जो चौथी चीज है वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस को मैं एक बार अच्छे से समझाता हूं आपको। तो अब बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से समझना। ये हमारी है फोर्थ, जो उसमें मैंने बताया था शेड्यूल 1 में, ये चौथी चीज है। अब इसमें दो चीजें आती है, या तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सबसे पहली चीज है, यहां पे सिर्फ सर्विस की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही। सबसे पहला याद ये करना है, क्वेश्चन में ना आपको घुमा के देगा कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जानबूझ के बताएगा, लेकिन आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस याद रखना बस। तो यहां पे विद कंसीडरेशन या फिर विदाउट कंसीडरेशन, दो केस आ गए। अब विद कंसीडरेशन में हमेशा ये सप्लाई मानी जाएगी, ऑलवेज। अब इसमें दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। हमने तीन चीजें पढ़ी थी, गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। यहां पे सिर्फ दो कंडीशन पूरी हुई है। सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की हमने कंसीडरेशन के लिए की है। अब यहां पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या कोर्स ऑफ बिजनेस हो या ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसीडरेशन के लिए हमेशा ही सप्लाई मानी जाएगी। यहां पर तीसरी कंडीशन नहीं है, यह बात आपको याद रखनी है। यहां पे विदाउट कंसीडरेशन, अब यहां पे दो चीजें आ जाती हैं। यहां पे आएगी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये विदाउट कंसीडरेशन है और रिलेटेड पार्टी से मिली है, समझ पा रहे मेरी बात? रिलेटेड पार्टी से, यहां पे रिलेटेड पार्टी से हमें कोई सर्विस मिली है, ठीक है, और विदाउट कंसीडरेशन मिली है। अब अगर रिलेटेड पार्टी नहीं होगी तो विदेश में कोई हमारा मामा बैठा है जो हमें फ्री में सामान देगा। अगर कोई रिलेटेड पार्टी होगी तभी तो हमें बिना पैसों के सामान भेजेगी वो, और हम उसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो ये सप्लाई मानी जाएगी। और कोई भी केस आ जाए वो सप्लाई नहीं है। इतना केस है। अब मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस को एक बार फिर से समराइज करता हूं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, अगर वो कंसीडरेशन के लिए मिली है, किसी से भी मिली हो, रिलेटेड पार्टी से मिली हो या फिर किसी और से मिली हो, वो हमेशा ही सप्लाई मानी जाएगी अगर कंसीडरेशन के साथ मिली हो। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिना कंसीडरेशन के मिली है और रिलेटेड पार्टी से मिली है, फर्स्ट कंडीशन इज रिलेटेड पार्टी, दूसरी इज विदाउट कंसीडरेशन, एंड द थर्ड कंडीशन इज हम उसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो ये सप्लाई मानी जाएगी। और कोई भी केस हो यहां पे सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो ये था इंपोर्ट का केस। मैं अब आपको एक ऐसा क्विक डायग्राम दूंगा जिससे आपको ये सारी चीजें बिल्कुल इजी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं, इज एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज लाइक सेल, बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर, कुछ भी हुआ, लीज, रेंटल, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पूछा। अगर यस है तो यहां आ जाएंगे, अगर नो है तो इधर चले जाएंगे, ठीक है। अब यस है तो ये कंसीडरेशन के लिए है, यस नीचे आ जाओ, नो इधर चले जाओ,
ओके, मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। अब तीसरी चीज, ये इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज की गई है। यस नीचे आ जाओ, नो इधर आ जाओ। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। मैंने तीन कंडीशन लिखी है कि गुड्स और सर्विसेज कंसिडरेशन इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो नीचे आ गए सबसे। अब नो है क्योंकि ये गुड्स और सर्विस ही नहीं है, तो सबसे पहले ये नोट ए सप्लाई, ये सप्लाई नहीं होगी। बट हम इससे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई साहब ये शेड्यूल 1 में डिफाइन है क्या? समझ रहे बात? ये इधर से नहीं आएगा उतर के, हम इधर पूछेंगे क्योंकि कंसीडरेशन के लिए नहीं है। तो शेड्यूल 1 में 4 चीजें ऐसी है ना जो शेड्यूल 1 में है, तो वो सप्लाई बोलेंगे। अगर इधर आ जाएगा यस, इधर आ जाएगा नो। अगर ये शेड्यूल 1 में भी नहीं है, कंसीडरेशन भी नहीं है, तो नो, ये सप्लाई नहीं है। अगर यस शेड्यूल 1 में है तो इसको हम बोलेंगे सप्लाई। तो ये आ गया सप्लाई, ठीक है। अब ये नो वाली है, नो वाली को इधर ले जाएंगे, तो इससे पूछेंगे क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? अगर यस आ जाता है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, देखो अगर ये है गुड्स और सर्विस और कंसीडरेशन के लिए है, बट ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो इसका क्या माना था हमने? ये सप्लाई मानी जाएगी। अगर ये भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है तो इसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। नोट ए सप्लाई, नोट ए सप्लाई, नोट ए सप्लाई। तो ये डायग्राम आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा और आपको ये याद होना चाहिए अच्छे से। ये आपकी बुक में ही दे रखा है। अगर आप स्टडी मैट खोलोगे और एंड में जाओगे तो वहां पे डायग्राम दे रखा, मैंने वहीं से उठाया, मैंने कोई नई चीज नहीं देखी या नई चीज नहीं बताई। जो आपके स्टडी मैट में है, मैं स्टडी मैट से ही पढ़ाऊंगा सारा, तो ये वहीं पे दे रखा है, उसको भी देख लेना, इसको भी देख लेना। अब चीजें आती हैं एक कंपोजिट सप्लाई और एक आता है मिक्स सप्लाई। अब इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, बहुत तसल्ली से समझना, बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा, टू द पॉइंट। एक होता है कंपोजिट, एक होता है मिक्स। ये दो चीजें समझनी है हमें। अब कंपोजिट सप्लाई में क्या बोल रखा है कि 2 और मोर सप्लाई है। ये चीजें नेचुरली बंडल्ड है, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरली बंडल्ड, नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप फोन लेने गए मार्केट में, फोन के साथ चार्जर फ्री आया, उसके डब्बे में आया, तो ये नेचुरली बंडल्ड है। अब इस पे जो जीएसटी रेट लगेगा ना, वो फोन का लगेगा, जिसपे हायर रेट होगा। जोन सी भी चीज का कंपोजिट सप्लाई में हायर रेट होगा, वो रेट लगेगा सिर्फ एक रेट, जितने का भी है पूरी वैल्यू पे एक ही रेट लगेगा, ठीक है। अब है इन कंजक्शन टू ईच अदर या फिर वो है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मिक्स सप्लाई में क्या है? ये सेम है, इसमें आ जाएगा नोट नेचुरली बंडल, इसमें है कि नोट नेचुरल बंडल। इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, एक लड़की थी, वो गई मेकअप शॉप पे, वहां से उसने लिपस्टिक ली, बिंदी ली, ठीक है, कंघा ले लिया, तेल ले लिया और अपना मेकअप का सारा सामान ले लिया और उसको एक डब्बे में पैक करवा के बोली जी कितने हैं इसके? उसने बता दिया कि भाई इसके हो गए 3,500 रुपए। अब 3,500 पे एक रेट लगेगा या सब आइटम्स पे अलग अलग लगेगा? यहां पे आंसर है कि वो नेचुरली बंडल नहीं है। आप लिपस्टिक को अलग खरीद सकते हो और वो अकेले काम आ सकती है। अब आप बोलोगे सर चार्जर भी खरीद सकते हैं, बिना फोन के चार्जर काम आएगा? वो नेचुरली बंडल है, समझो मेरी बात। तो यहां पे इसकी मैं पहचान बता देता हूं कि एक एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है। अब वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपनी जेसीबी मशीन भेज रहा है, ठीक है, लेबर भेज रहा है और भी आइटम्स भेज रहा है, सोइल टेस्टिंग के लिए अपनी मशीन भेज रहा है, ठीक है। अब उनका सबका अलग रेट दे रखा है। अब कंस्ट्रक्शन के लिए एक बात बताओ, हम सोइल टेस्टिंग अलग करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। हम मैन पावर जो लेबर होती है वो अलग से पकड़ के ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, उनका अलग रेट होता है। तो हर सर्विस का यहां पे अलग रेट दिया होगा, अलग उसकी वैल्यू दी होगी, ठीक है। और इसका क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता दूं एक बार आपको। इसका क्वेश्चन आएगा कि आपको कुछ सर्विसेज दे रखी होगी, उसकी टैक्सेबल वैल्यू दे रखी होगी और रेट दे रखे होंगे कि भाई इनका का है। तो जब क्वेश्चन करो ना, तो आपका क्वेश्चन थ्योरी से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, आपका क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए कि कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। तो हम कंप्यूटेशन करेंगे तो सबसे पहले एक आइटम लिखेंगे कि मैन पावर है, इसकी इतनी टैक्सेबल वैल्यू है, इतना रेट है, ये टैक्स आ गया। ऐसे ही दूसरी चीज की, ऐसे ही तीसरी चीज की। जब वो खत्म कर देंगे ना, फिर नीचे नोट्स लिखेंगे कि नोट्स 1। अब पहला नोट आप लिखोगे कि सबसे पहले तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये मिक्स सप्लाई है और मिक्स सप्लाई में अलग अलग चीजों पे अलग अलग रेट लगता है।
तो इसीलिए हमने पहली सर्विस पे इतना रेट लगाया, दूसरी पे इतना रेट लगाया, तीसरी पे इतना रेट लगाया। दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये जल्दी भी होगा, इफेक्टिव भी है और बहुत अच्छा तरीका है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें अगर कंपोजिट का आ जाए तो कंपोजिट में हम पहले थ्योरी का लिखेंगे। क्यों? इसमें तो एक ही रेट लगेगा, एक ही टैक्सेबल वैल्यू दे रखी होगी, तो इसमें पहले थ्योरी लिखेंगे कि भाई ऐसे ऐसे कंपोजिट सप्लाई इसे बोलते हैं। फिर उसमें कहेंगे इसलिए हेंस, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है तो इस पे एक ही रेट लगेगा, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये रेट है, इसका ये टैक्स आएगा। दैट्स इट। ये था आपका चैप्टर 1। और अब इसके क्वेश्चंस मैं अलग अलग पार्ट्स में आपके लिए अपलोड करूंगा और शॉर्ट्स बना के अपलोड करूंगा, तो वो देखना मत भूलना। मैं क्यों नहीं करवा रहा यहां पे, क्योंकि आपको वो करने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बट अगर मैं क्वेश्चन अलग से शॉर्ट्स में करवाता हूं, मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा, ताकि आपकी मेमोरी में वो घुसा रहे। तो 3 मिनट के अंदर मैं हर शॉर्ट्स में हर क्वेश्चन जो इसके बने हैं, जो पहले 5 पेपर में आए हैं, जो इनकी क्लैरिफिकेशन है, जो इनके एग्जाम्पल स्टडी मैथ के क्वेश्चन है, हर के क्वेश्चन में बना के अपलोड कर दूंगा विद एग्जाम्पल। वो देखना ना भूले। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस के लिए मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे टफ लगता है। मैं उसको ऐसे चुटकियों में इजी करके आपको तुरंत समझाता हूं। कोई भी क्वेश्चन बताना, कोई भी आप टॉपिक बताना, मैं सबको इजी वे में आपको समझाऊंगा तुरंत। थैंक यू सो मच।